निकली जिनसे मानवीय पथ तूने स्थित योजना, निकली जिनसे मानवीय पथ तूने स्थित योजना, पूज्यता उन्हें तु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, पूज्यता उन्हें तु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर वंदना है, ऐसा लगता है जाते ही जाओ, इतनी सुंदर बात है इसमें, है ना। नमस्ते। नमस्ते 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 दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। शुरू करते हैं सुचित्रा बहन जी। सभी को नमस्ते एक बार। अभी जैसे कि बात हुई थी हमारी 5 पेज पढ़ने की, और लगभग सोचे थे कि एक दिन में 5 पेज भी बात हुई थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। 5 पेज ठीक रहेगा ऐसा लगता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाइयों के बहनों के भी, बहुत अच्छा सब ध्यान से पठन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। पिछली बार जो पूनम अध्यापिका जी ने जो प्रश्न लिया था उसमें से मधु अग्रवाल दीदी का, मधु दीदी है शायद, मधु अग्रवाल दीदी, हाँ, मधु अग्रवाल दीदी के कुछ प्रश्न रह गए थे शायद, पेज नंबर 7 के कुछ 1-2 प्रश्न ही हो पाया था, वो भी ले लेंगे। और भी जो भाइयों के प्रश्न है उनको भी ले लेंगे अपन आज। 1-2 प्रश्न ही हो पाए थे। एक बार पूनम में जी आवाज आ रही कि नहीं? आपकी आवाज आ रही है सुचित्रा दीदी? हाँ, तो क्या मैंने ना चार्जिंग में लगा हुआ है, 34% ही हुआ है, बीच में एकदम से गड़बड़ हो जाता है, फिर काम ही है, फोन लगाती हूँ तो फिर साउंड करता है। तो ठीक है, आवाज नहीं आएगी तो अब बताइएगा। पूनम बहन जी ने 2 प्रश्न ही लिए थे, उतने ही कर पाए थे, तो उसमें से कुछ कुछ प्रश्न का मैं भी करती हूँ, जैसे भी बनता है प्रयास करते हैं। और आप लोग सेटिस्फाइड होते हैं नहीं होते हैं वो भी रखिएगा बिल्कुल, और अच्छे से प्रयास करेंगे। आप सभी लोग के कारण हमारा पठन और बढ़िया ध्यान पूर्वक हो रहा है, क्योंकि जब टीचर बनते हैं ना तो पता चलता है कि अभी और गहरा पढ़ने की जरूरत है। तो जब हम लेसन पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो बहुत सारा आगे का पीछे का सब पढ़ के जाना पड़ता है कि बच्चे कहाँ से क्वेश्चन कर दे, तो पूरी तैयारी के साथ हमको क्लासरूम में जाना पड़ता है। वैसे ही आप लोग के साथ हमारा अध्ययन और बढ़िया हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो आप लोग हमारे लिए भी बहुत अवसर है, मतलब सारा हमारा अध्ययन को और पक्का करने के लिए। तो ठीक है। पूनम बहन जी का परिचय नहीं हुआ था, तो मेरे मन में ऐसा है कि एक बार हम जिनके सानिध्य में, जिनके साथ मिल करके हम सब अध्ययन कर रहे हैं, तो मेरा परिचय तो मैंने रखा था। एक बार मेरे मन में ऐसा है कि पूनम जी भी अपना परिचय रख देती, तो फिर ऐसा लगता है आप लोग सबको ऐसा कर लें कि पूनम बहन जी का परिचय कुछ बहन भाई नहीं जानते, जैसे कि कुछ नए हाँ हैं, दीदी ठीक है, तो एक बार पूनम बहन जी का थोड़ा बहुत परिचय हो जाए। बिल्कुल 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 ठीक है। बिल्कुल, फिर क्या कनेक्ट रहेंगे अपन, और जिनके साथ हम पठन अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी भी बात होती है, तो हम आपकी इच्छा आवाज पूर्वक सुन कट पाते हैं कट के बातों। आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, कट कट के आ रही है, अभी ठीक आ रही दीदी? हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, जी, अभी मैं ठीक आ रही वही है। को प्रयास करती हूँ कि
अभी फिर से कट कट तो कर रही है, बोलती कट हूँ, कट। कट के आ रही है। फैन ऑफ कर। एक मिनट दीदी, एक बार मैं खुला के देखती हूँ। हेलो। हाँ दीदी, भी कैसे आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से पूनम दीदी का एक बार परिचय हो जाए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। और दीदी के क्वेश्चन, मधु दीदी के क्वेश्चन जो छूटे थे वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर लाइन से लेते जाएंगे वन बाई वन। तो पूनम बहन जी, आप थोड़ा परिचय रख दीजिए अपना। हाँ ठीक है सुचित्रा बहन जी, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना? तो ठीक है, फिर से हम्म। सभी भाई बहनों हम्म। को नमस्ते। आवाज ठीक है सुचित्रा बहन जी? क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ पा रही है? कोई बताएंगे तो। जी दीदी जी अच्छे हाँ से आ जी, रही हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग तो मुझे जानते ही हैं ही, पर फिर भी एक संक्षिप्त रूप में परिचय देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम पूनम साहू है और छत्तीसगढ़ में पली बड़ी हूँ। यहीं पे स्कूल शिक्षा हुई है और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से मेरी कॉलेज की शिक्षा हुई है। तो जैसे हर बच्चे का होता है, उसी मानसिकता में मैं भी थी कि मुझे अपनी मम्मी बहुत प्यारी थी, प्यारी हैं अभी भी। मुझे लगता था मैं हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहूँ। स्कूल क्यों जाते हैं, मम्मी के साथ क्यों नहीं रह सकते? इस तरीके से धीरे धीरे बड़े होते गए। और हमारे माता पिता मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने से ज़्यादा बहुत वो करके कि हमसे भी अच्छे बने बच्चे, हमसे भी ज़्यादा अच्छे बने बच्चे, इसलिए हम लोग को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए। तो एक शिक्षा के बाद हमें ऐसा लगता था कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, और कितना बड़ा करना है ये परिभाषित नहीं था। तो जहाँ से मैं अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से देख पाती हूँ कि अगर शिक्षा में कंपटीशन है और लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम जो आ जाता है, उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, मैं दूसरे बच्चों से कम हूँ या मैं दूसरे बच्चे से ज़्यादा हूँ। इस कॉम्प्लेक्स के साथ एक मुझे दिखता है कि मेरा बढ़ना शुरू हुआ, और उस कॉम्प्लेक्स को बस ख़त्म करना है कि मुझे दूसरों से बेहतर होना है। इसी में यात्रा अपने 1 वर्ष 2 वर्ष शरीर के बढ़ते ही जाते हैं। मुझे जो याद पड़ता है, मैं बाबा जी से जब मिली, वहाँ से मैं अपनी बात को रखती हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स था, ये धीरे धीरे जब समझ पूरी नहीं होती तो कॉम्प्लेक्स ख़त्म नहीं हो जाता। वो किसी न किसी रूप में दबा रहता है और कैसे न कैसे प्रकट होता रहता है। तो 2005 में मेरा विवाह हुआ बसंत साहू जी से, और तभी मुझे 2005 में बाबा जी से मिलने का मौका मिला। श्रीमान जी बाबा जी से बहुत पहले से जुड़े हुए थे, और वो उनके कॉलेज टाइम में वो उनको किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, दोनों ही किडनियाँ फेल हो गई थी, और बाबा जी से औषधि से वो ठीक हुए थे। तो उस श्रद्धा के कारण हम बाबा जी से आशीर्वाद लेने गए थे, पर पता नहीं था वो आशीर्वाद का वो क्षण और आज का जो क्षण है, मतलब वो हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सा हो जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। तो जब बाबा जी से मुलाकात हुई 2005 में, हम मिलने गए, तो बाबा जी ने बोला अब आपको 3 दिन रुकना है, मैं आप लोग का शिविर लूँगा, रुक सकते हो क्या? तो बाबा जी हमेशा प्रस्ताव रूप में बात करते थे,
हमने हाँ कर दी, बिल्कुल रुक सकते हैं। तो पहला शिविर हमारा, मेरा और श्रीमान जी का बाबा जी के साथ हुआ। और उसके बाद वो व्यक्तित्व मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित लगा, क्योंकि इतना सरल व्यक्तित्व, पिता जैसे मैं दूसरे के घर में हूँ, और वैसे ही अम्बा दीदी भी। वो मातृत्व और पितृत्व मुझे बहुत छू गया था। और समझ में हमें बहुत कुछ आया, ऐसा नहीं है, पर उस समय के नोट्स जो बाबा जी हमें, अभी की जो अध्ययन बिंदु है वो उस समय नहीं थी। तो एक फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स वो अभी भी हमारे पास है। बाबा जी उन श्रीमान जी को अलग दिए थे, मुझे अलग दिए थे कि अच्छे से पढ़ो करके। और 2005 के बाद धीरे धीरे हमारा बढ़ता गया आगे यात्रा। और 2009 में एक मोड़ आया कि अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, बगैर समझे हम जी नहीं सकते। उस क्रम में मेरी बिटिया आई हमारी ज़िंदगी में, अनन्या बेटा जी। तो उनके साथ ठीक से नहीं जी पाने की एक गहरी पीड़ा के साथ में थी। अ, वो पीड़ा वो पीड़ा ही मुझे समाधान तक खींच लाई कि क्यों मैं अपनी ही बिटिया के साथ में न्यायपूर्वक नहीं जी पाती, क्यों हम गुस्सा हो जाते हैं जबकि हम खुद ही बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसकी पीड़ा के साथ में, इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए थी मुझे। और मैं और किसी भी व्यक्ति को इनके पहले जानती ही नहीं थी जो मुझे कुछ सॉल्यूशन दे सकते। तो गुरु के रूप में पहले और आखिरी व्यक्ति बाबा जी मुझे मिले हैं। धीरे धीरे बाबा जी से पूरा अध्ययन 2009 में एक बैच निकला था, तो पहला 6 महीने का अध्ययन तभी शुरू हुआ था। तब मैंने किया अध्ययन, और भिलाई में मेरा घर है, तो वहाँ से अध्ययन करते थे और आते थे। तो मुझे लगता था काश ऐसा होता कि हम यहीं शिफ्ट हो जाते, मेरे बच्चे इतने सुंदर वातावरण में रहते। पर वो एक काश जैसा ही था। मतलब मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली में थी, और मतलब मैं आज हींगना में हूँ, अछूटी के पास एक हींगना गाँव है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी यहाँ पे रहूँगी। पर कुछ चीज़ें जो हम अध्ययन करते हैं कि अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। हमको केवल अच्छा चाहने की ज़रूरत है, और सभी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो शायद चाहना अच्छी थी और मज़बूत थी। इसके कारण धीरे-धीरे एक ऐसा क्रम बनता गया कि श्रीमान जी तब जॉब में थे ही टाटा में, और एक ट्रांसफ़र लेटर आया, वो भी रायपुर के लिए। और वो तब थे कॉर्पोरेट में, तो कॉर्पोरेट से रायपुर तक एक एक छोटी जगह पे एक ट्रांसफ़र आना एक हमारे लिए एक अजीब-सा था चमत्कार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर हम रायपुर आए, और रायपुर में भी देखा कि रायपुर और दिल्ली में अब कुछ फ़र्क नहीं रह गया है, कोई वातावरण ही नहीं है। तो हम एक बच्चे को अच्छा बच्चा कैसे बनाएँ? हम सिर्फ़ क्या चाहते रह जाएँगे ज़िंदगी में? तो उसमें हमने फिर सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। छोटी उम्र है बच्चों की, और हमें कुछ दृढ़ निश्चय, कुछ अच्छा नहीं करे तो फिर आगे ऐसे उम्र निकल जाएगी। और तब हम हिंगना आए, और सभी जीवन विद्या परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से हम यहाँ पर स्टैंड हो पाए। तो कुछ क्रम जो मुझे बहुत याद आ रहे हैं, मैं पहले की जर्नी में मैं ऐसा देखती थी, कुछ जो मेरी प्रवृत्तियाँ थी कि भूतकाल की बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, और अकेलेपन का डर। तो मैं अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डरती थी, मैं अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकती थी। और जब लंबे एक अध्ययन से हम लोग गुज़रे, तो यहाँ हिंगना में है ना, हम एक खेत में रहते हैं, लगभग एक बड़ा सा खेत है जिसमें अकेला घर है अभी हमारा। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता था। मेरे परिवार वाले भी बोलते थे ऐसे क्या हो गया है आपको? तो असल में शांति और अशांति दोनों ही विचारों की ही स्थिति है, ये समझ में आया। तो
आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, बाबा जी से जो हमें प्रेरणा मिली गुरु के रूप में, वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे। किसी भी व्यक्ति को वो कुछ भी कर रहा है, वो हाँ बहुत अच्छा बेटा, क्या बात है। तो ये प्रोत्साहन हमको, हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं, पर एक गुरु का प्रोत्साहन एक व्यक्ति को कहाँ तक ले जा सकता है, इसको हम लोग देख पाए। दूसरी एक बात जो बाबा जी से बहुत प्रेरणा मिलती थी वो है अ, दूसरों पर इतना परस्परता में जो विश्वास था, इतना ज़्यादा विश्वास करते थे बाबा जी। जैसे मेरा जो मेरे जो पढ़ाई है वो भरतनाट्यम में है, एमए भरतनाट्यम। पर लगभग मैंने नृत्य को छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने देखा नृत्य करके जीने में विश्वास आ जाए, संबंधों में अच्छे से हम जी पाते हैं, ऐसी कोई स्थिति होती नहीं। तो ये नृत्य का आखिर क्या प्रयोजन है, मैंने किसको क्यों सीखा। तो बाबा जी ने मेरे को बहुत विश्वास दिलाया, नहीं तुम कर सकती हो। और जो एक ड्रास्टिक चेंज नृत्य में उन्होंने जो बताया कि नव रस की जगह नव मूल्य, मतलब क्रोध कोई रस ही नहीं होता, विभत्स कोई रस ही नहीं होता है, उसकी जगह कृतज्ञता, विश्वास, सम्मान, इन मूल्यों को तुम क्यों नहीं प्रदर्शित करती। तो मुझे लगता था अभी तो हम ठीक से पैर भी नहीं रख पाए अध्ययन में, हम क्या करेंगे। पर एक जागृत व्यक्ति मतलब हमेशा दूसरों को ऊपर ही बढ़ाते हैं, विश्वास करते हैं कि वो समझ सकते हैं, वो कर सकते हैं। उनके विश्वास के पूरे चलते हम जो कुछ भी है, बाबा जी के विश्वास के चलते ही हैं। इस उसमें जो एक उपलब्धि है ना, संक्षिप्त में ही रखती हूँ कि जो बाबा जी के पूरे दर्शन से, उनके परिवार से जो हमें मिली है, तो एट प्रेजेंट हम हमारा जिस दिन हम नौकरी छोड़े, उस दिन हमको ऐसे लगा जैसे हम आज़ाद हो गए, अब हम अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो बाबा जी से हम पूछने गए कि बाबा जी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बोले लाइफ विल बी एडवेंचरस, एडवेंचरस होगी तुम्हारी लाइफ जैसे मेरी लाइफ है। तो हमें और उत्साह बढ़ गया हमारा कि सही बात है, अपने तरीके से जब हम शोध करेंगे तो एडवेंचर ही एडवेंचर होगा। उस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आज का जो उपलब्धि है वो ये है कि मानवीय आचरण को हमको पढ़ने का मौका मिला। तो मानवीय आचरण में जो मूल्य, चरित्र और नैतिकता है, और चरित्र में जो स्वधन की बात थी वो हमको बहुत छुई कि शोषण पूर्वक हमें नहीं जीना है, हमें स्वधन पूर्वक ही जीना है अपने परिश्रम से। तो जिस उम्र में हमने अपनाया, तो उपलब्धि ये है कि आज बच्चे कृषि करने में इंटरेस्टेड हैं, गोपालन कर लेते हैं, कृषि कर लेते हैं। श्रमशीलता को बच्चों ने हमारी ही तरह अडॉप्ट किया। तो ये बच्चों के लिए जो हम सोचते थे, ये कामना हमारी बहुत सुंदर पूरी हुई। दूसरा था कि ये शिक्षा संस्कार जो कि एक अलग तरीके की है, मानवीय शिक्षा संस्कार है, इसको हम जो दे रहे हैं, बच्चे कितना अडॉप्ट करेंगे। तो उसी को देखें पूरे विद्यालय को लेकर, शिक्षा को लेकर, बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि काश हम दूसरे स्कूल में होते। उन्हें यही लगता है कि यही स्कूल हमारा बहुत अच्छा स्कूल है, हर चीज़ को वो स्वीकारते हैं। तो पूरी जीवन शैली, हमारी पूरी विचार शैली को बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत सुंदर बात है। तीसरी बात, इस बीच में हमारे बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। जैसे एक समय आया, एक वायरस आ गया, तो हमारी बहुत सारी गाय का शरीर शांत हो गया। तो उसमें भी हमने देखा कि पूरा परिवार कभी हिला नहीं, विपरीत परिस्थितियों में। तो एक उपलब्धि के रूप में हम पूरे परिवार के साथ में उत्पादन कर पा रहे हैं, विनिमय भी कर पा रहे हैं, शिक्षा में भी भागीदारी कर पा रहे हैं, और हमारे गांव, बोडरा गांव, गांव के साथ भी एक स्वराज्य व्यवस्था के लिए काम कर पा रहे हैं। तो और आगे ये विश्वास है कि हम ज़रूर पूरे होंगे, बच्चे भी पूरे होंगे, जो भी पवित्रता से लगते हैं वो ज़रूर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता तक पूरे होंगे, ये विश्वास है मुझे। तो ये छोटी सी शेयरिंग थी मेरी। ठीक है। सुचिता बहन जी। हाँ, बहुत बढ़िया पूनम बहन जी, बढ़िया शॉर्ट में रखे आपने।
बहुत सारी बातें तो हैं, वो बीच-बीच में होती रहेंगी, पर बहुत सुंदर पूनम बहन जी। मैं भी पूनम बहन जी को शुरू से देखती आई हूँ, जब से पूनम बहन जी हमारे संस्थान से इस विद्या से जुड़ी हैं, तब से मैं पूनम बहन जी को देख रही हूँ। बहुत ही निष्ठान्वित प्योरिटी के साथ इनका संस्थान में आना हुआ और उसके बाद कभी ऐसा देखा नहीं कि पूनम बहन जी कुछ भी बात मतलब जैसे कि इधर-उधर की गप्पे मार रही हैं, ऐसे होता ही जनरली, लेकिन ऐसा नहीं कभी भी वो इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी कि इनको पूरा समझना है और बस केवल विद्या की बात और बस समझने की बात के अलावा कुछ भी बात मैं उनको कभी करते हुए नहीं पाई हूँ। और बहुत ही बस मतलब जैसे बोलते हैं डूब गई थी कि मेरे को इनको पूरा समझना ही है और वैसे ही बिल्कुल लगी हुई थी प्योरिटी के साथ। बाबा जी भी ने उनको बोला था कि बहुत पवित्र हो तुम और ऐसा बाबा जी ने उनको शब्द भी दिया था। तो हम लोग देखे वाक़ई पूनम बहन जी बहुत लग के करने वाली बहन दिखी हमको। और बहुत ही उनका सिखाने का ढंग, बच्चों के साथ बात करने का ढंग, ऐसा बिल्कुल जैसे वो बोलती हैं, बच्चों को एकदम बिल्कुल पहुँच जाता है और बिल्कुल लर्न भी हो जाता है, लर्न जैसे बच्चों को करवाते हैं, क्योंकि वो पूरे भाव के साथ वो प्रस्तुत होती हैं बच्चों के साथ। तो नृत्य के साथ-साथ वो उनको बहुत कुछ दे जाती हैं बच्चों को, केवल नृत्य ही नहीं, नृत्य के साथ उनका भाव, भंगिमा, अंगहार सारा चीज़ वो दे जाती है। उनकी भाषा तो इतनी अच्छी रहती है कि बच्चों को बहुत सुंदर पहुँचता है। और बच्चे स्व-नियंत्रण विधि से नृत्य को सीखते हैं और इतना सुंदर बच्चे प्रस्तुत होते हैं। उनका जो भी आप लोग कभी देखेंगे भरतनाट्यम करते हुए बच्चों को और उनकी प्रस्तुति को, तो उससे पता चल ही जाएगा कि क्या दे गई पूनम बहन जी। और बहुत ही कम समय में क्योंकि उनका इतना गहरा रहता है कि कम समय में बच्चों को काफ़ी अच्छा तैयार कर देती है। तो क्योंकि इतना उनका अध्ययन है, उसका वो प्रमाण के रूप में हमको बच्चों में देखने को मिलता ही है। तो बहुत अच्छा पूनम बहन जी और मैं तो पूनम बहन जी के साथ ही लगभग मेरा हिंगना में रहना होता है। मेरी छोटी बहन के जैसे ही हैं पूनम बहन जी और मैं जब भी जाती हूँ और बसंत भैया वो भी बहुत ही अच्छे भैया हैं। बिल्कुल भैया ही हैं मतलब एक भाई मेरा रहता है, ऐसा लगता है मैं जब भी जाती हूँ मेरा कोई मकान तो है नहीं वहाँ हिंगना में, मैं तो बिल्कुल बेझिझक इनके घर जाती हूँ, इनके घर खाना खाती हूँ, रहती हूँ, लगता ही नहीं कि मैं कहीं और हूँ, एकदम संबंध ही लगते हैं सारे। और बिल्कुल जो भी बात होता है भैया थोड़ा खेत को देख लेना है, भैया थोड़ा पानी डालना है, थोड़ा ऐसा, बिल्कुल हक से भैया लोग के साथ में रहती हूँ, पूनम बहन जी के साथ में, कि आज मैं आपके घर खाना खाऊँगी, शाम को खाना खाऊँगी, सुबह खाना खाऊँगी, जब चाहे तब मैं उनके घर जाके रुकती हूँ, रहती हूँ। तो परिवार जैसे ही हम दोनों का संबंध और वातावरण है, दोनों भैया और दीदी का बहुत ही सुंदर व्यवहार मैं देख पाती हूँ। सच में वो जो गाय वाला जो इनका हुआ था, बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी था। इनकी गाय डेली एक-एक करके वायरस के कारण रोज़ एक ना एक कभी 2 गाय, कभी 1 गाय करके लगभग 11 से 12 गाय शायद ज़्यादा ही होंगी, काउंटिंग पता नहीं लेकिन इतनी गायों का मरना एक के बाद एक मतलब गाय एकदम बिल्कुल साथ में गाय एक माँ जैसी भी है उनके परिवार के सदस्य जैसे ही सारी और रोज़ एक-एक गाय का जाना बहुत बड़ा था लेकिन काफ़ी अच्छे से दोनों भाई-बहन ने काफ़ी अच्छे से सँभाला। पूनम बहन जी और बसंत भैया ने और कभी मैं जाके देखी नहीं कि कोई हे भगवान जैसे कॉमन लैंग्वेज है, हे भगवान ये क्या हो गया? इतनी सारी गाय मर गई, अब कैसे जिएँगे, कैसे रहेंगे? ये स्थिति कॉमन जो होता है, वो ऐसी स्थिति कभी दिखी नहीं, बल्कि चेहरे में सबके चमक और भी कॉन्फिडेंस, जीने के लिए उत्साह पूरा भरा हुआ दिखा। मतलब देखने लायक स्थिति थी वहाँ गई तो मैं, कि कोई रोने-धोने वाली कोई स्थिति नहीं दिखी कि रोंदू टाइप के बैठे हुए हैं सारे दुखी से कि क्या करें हम, आगे क्या करें? ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं, उतनी खुशहाली के साथ उनका जीना चल रहा था कंटीन्यूअसली, बच्चे सारे के सारे लग गए थे। अब वहाँ पे क्या है पहले तो उनके वो भी थे, सहयोगी भी थे। इन लोगों ने सहयोगी फ्री कर दिए मतलब खुद से ही सारा काम कर रहे थे। घास काटने से लेके, घास उगाने से लेके, चारा खिलाने, गोबर, कचरा सारा साफ करना, दूध निकालना, गाय नहलाना, गौशाला साफ करना, दूध बाँटने की पूरी प्रक्रिया, सारा चीज़ पूरे परिवार इतने उत्साह से कर रहा था, ये देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को वहाँ रहते हुए। गर्व होता है कि ऐसे भी जिया जा सकता है। तो बाबा जी ने जो बोला है कि नौकरी और व्यापार से मुक्त है, तो मुझे तो बहुत कुछ इनके अंदर दिखाई देता है और इनका साहस दिखाई देता है कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे भैया का पोस्ट में थे, अच्छे कंपनी में थे दिल्ली में
पूनम जी भी दिल्ली के रहने वाली, सारा कुछ छोड़ के एक तो गांव में आके रहना और वापस जीरो हो जाना, फिर जीरो से फिर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा के फिर से इन्होंने अपने जीने को फिर से समृद्धि पूर्वक जीने को वापस पाया है, अपने स्थान को पाया है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि बताने लायक स्थिति है, मतलब देखने लायक है। आपको सबको आना ही चाहिए एक बार हिंगना में। मैं तुम्हारी दीदी के साथ रहती ही हूँ। तो पूनम भैया जी बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, और अध्यापिका पद पे है ही हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं और भी माँ चेतना विकास में शिक्षा वाले भी का भी काम करती है, साथ ही साथ बच्चों का उत्साहवर्धन और तो उत्पादन काम में लगे हुए हैं ही हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है पूनम बहन जी, बढ़िया। अभी आगे हम क्वेश्चन भी लेते हैं। तो एक बार मैं लेती हूँ मधु दीदी का क्वेश्चन था, वो वहां से शुरू करते हैं। पिछला जो छूटा हुआ था, तो मधु दीदी है ना आज? एक मिनट देख लेती हूँ। हैं सुचित्रा बहन जी? जो क्वेश्चन छुट्टे हुए थे पिछले, अगर क्लियर हो गए होंगे तो बता दीजिएगा, आप थोड़ा सा ले लेते हैं। आपका पेज नंबर 6 में क्वेश्चन था आपका, पेज नंबर के, पेज नंबर 6, यस। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ये सब देखने के बाद मुझे लगा जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है, व्याख्यायित है, अपने में परिभाषित है। तो मधु दीदी ये क्वेश्चन था ना आपका, व्याख्यायित और परिभाषित, ये पूछना चाहते हो आप? आपने मार्क करके भेजा था इसे, ये क्वेश्चन है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ दीदी। हेलो मधु दीदी, आवाज आ रही है? हेलो मधु दीदी, दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। कुछ फोन में प्रॉब्लम होगी कुछ सुचित्रा फोन, बहन जी? मेरी आवाज आ रही है आप पूनम बहन जी? आप हाँ, आप आपकी आवाज आ रही है। आप आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है सुचित्रा बहन जी? अच्छा मधु बहन जी का देख लेती हूँ, एक मिनट। हेलो। ओके ओके, मधु बहन जी का मैसेज किए हैं। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, मैसेज पढ़ी हमने। हाँ दीदी। तो मधु दीदी आपका ये क्वेश्चन था ना? हाँ, इसमें हाँ आप क्या जी पूछना दीदी। चाहते हो दीदी, व्याख्यायित और परिभाषित? हाँ, हाँ आप ये पूछना चाहते मतलब हो ना, मनुष्य की, व्याख्यायित और हाँ परिभाषित? इसमें, हाँ व्याख्यायित तो प्रभाषित कैसे है, मतलब इसमें मानव की भी व्याख्या भी है और परिभाषा भी है, वही पूछ रही थी मैं। हाँ, तो इसमें क्या पूछना चाहते हो आप, स्पष्ट है? जैसे कि इसमें लिख, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, शायद आप क्या पूछना चाहते हैं। ये सब देखने के बाद, क्या देखने के बाद, बाबा जी ने जब सारा कुछ देखा कि वस्तु वस्तुओं का संयोग से जो रचना होती है, बाबा जी ने सारा देखा था, है ना? उसमें बाबा जी ने देखा कि कैसे पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, है ना, ये सारा चीज होते हुए देखा। और ये भी देखिए कि मानव जो है कैसे बहुमुखी प्रतिभा से उनका मेधस तंत्र बना हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसी गुण है जो सभी आयामों में जीना चाहते हैं, जीवन की शक्ति है। तो इसको बाबा जी ने देखा, और ये सब देखने के बाद वो उनको लगा कि जीव कोटि अपनी व्यवस्था में है ही है। और व्याख्यायित है, परिभाषित है का मतलब है कि व्याख्यायित मतलब कि जैसे कि कोई शब्द है, उसको हम व्याख्या करते हैं, मतलब उसके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करना मतलब जीना, व्यवहार व्यवहारिक हो जाए वो शब्द, ऐसा कि वो होना है, सुचित्रा बहन जी? स्पष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं व्याख्या। हाँ
हाँ, आपकी आवाज आवाज थोड़ी नहीं सी आ रही? कट गई थी। अच्छा, एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। व्याख्यायित और परिभाषित को एक बार और रख दीजिए। हाँ, बोलिए। व्याख्यायित और परिभाषित को एक बार और बता हेलो। दीजिए। हाँ, हाँ। देखिए, हाँ, मतलब दीदी, आप व्याख्यायित और परिभाषित को अभी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो व्याख्यायित और परिभाषित का अर्थ होता है, क्योंकि एक तो आप परिभाषा संहिता भी देख सकते हो। व्याख्यायित का मतलब होता है किसी शब्द की व्याख्या को करना, है ना? व्याख्या करना मतलब कि को उसके अर्थ तक पहुंचना। तब जाके, जैसे किसी कोई बच्चे को हम कुछ ऐसा वर्ड बोल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे पूछते हैं ना। तो सुख, सुख का मतलब क्या होता है, तो सुख तभी बताएंगे जैसे बेटा भ्रम, समस्या, ये सब चीज से मुक्ति होना, समस्या से आप हमेशा मुक्त रहोगे, इसको अपन सुख बोल सकते हैं। हमेशा आप समाधानित रहोगे, हमेशा आपके पास हर प्रश्न का आंसर रहेगा। अब हमें ना ऐसा सुख की परिभाषा हम ऐसे बताते हैं, तो उसको हम जीने तक ले जाते हैं और समझते हैं कि हाँ, इसका अर्थ ये है। तो जब तक हम अर्थ तक नहीं पहुंचते, उसको हम बोलते हैं कि वो सूत्र रूप में है। तो कोई भी सूत्र को हम डिटेलिंग करते हैं, तो हमको उसका अर्थ का पूरा पता चलता है, तो हम उसको जीने योग्य उपयोग कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा हम जीते हैं, नहीं जीते हैं, एकदम बारीकी से अपन देख सकते हैं उसको जीने में। तो उसका व्याख्यात का मतलब ही है कि उसकी व्याख्या करना, मतलब उसके अर्थ को डिटेल में बताना, उस शब्द के अर्थ को। दूसरा है परिभाषित। परिभाषित भी है, का भी मतलब वही है। परिभाषित का मतलब भी क्या है कि उसकी उसके अर्थ तक पहुंचना ही है। जैसे कि अपन कोई चीज को समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, तो को बोलते हैं परिभाषित। परिभाषित का मीनिंग भी देख सकते हो आप, उसमें क्या बोलते हैं उसको, परिभाषा संहिता में। तो हम किसी किसी चीज के अर्थ को फैलाते हैं, और उसके बाद उसका सूत्र को फैला करके हम किसी बात को करते हैं, तो वो उसकी परिभाषा ही होती है। तो ऐसा आप सब परिभाषा के बैठे हुए हैं? आवाज एक थोड़ी सी मिनट, कट परिभाषित देख गई लेते हैं। सुचित्रा बहन जी आपकी। अच्छा, अ, देखो, परिभाषित का परिभाषा में मीनिंग लिखा हुआ है, अर्थ को निर्देशित होने के लिए क्या वाक्य है। तो जो वाक्य से अर्थ स्थित हुआ है, मतलब पता चला है, उसको बोलते हैं परिभाषित। ठीक है। तो व्याख्यात और परिभाषित अपने आप में लगभग सेम सेम जैसा ही है। व्याख्या हाँ जी दीदी, भी हो गया। वही है, अर्थ तक होना। हाँ, हाँ है जी। ना? और हम्म। परिभाषित परिवर्तन भी लगभग वही है। ठीक है। उसके बाद आपका हाँ जी। क्वेश्चन दूसरा, इस बार, हाँ, पेज नंबर 7 से आप लिखिए, सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है, ये भी था आपका। हाँ जी। तो इसमें आपको, हाँ, सुख को प्रमाणित करने के लिए मतलब सुख, कोई व्यक्ति सुखी है, हम्म। इसको हम कैसे समझेंगे, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा ना। हम्म। तो सुख को प्रमाणित करने के लिए क्या होना पड़ता है, समझदार होना पड़ता है। इसको लिखिए, हाँ। है ना, नहीं, कोई भी इसमें प्रमाणित करना मतलब समझदार। हाँ, बताइए। इसमें है ना, व्यवस्था को प्रमाणित करना, सुखी होना, मतलब हम्म, सुख को प्रमाणित करेगा, मतलब कि व्यवस्था को प्रमाणित करेगा। तो बिल्कुल। इसको कनेक्ट करना है कि क्या व्यवस्था, मतलब हाँ, व्यवस्था को हाँ, एक्सप्लेन करना। हाँ, व्यवस्था मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं सुखी हूँ, अगर मैं ऐसा मैं घोषणा करती हूँ कि मैं सुखी हूँ, है ना, तो सुखी हूँ को प्रमाणित कैसे करूंगी मैं? प्रमाणित किए बगैर तो मुझे समझ में नहीं आएगा। अभी मुझे लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन जब मैं किसी के साथ जीती हूँ, आपके साथ जीती हूँ और किसी परिवार के सदस्यों के साथ जीती हूँ, तो परिवार एक व्यवस्था है ना? तो परिवार व्यवस्था में क्या होगा, हम जितने भी संबंधी हैं आपस में कैसे जीते हैं, तालमेल पूर्वक जीते हैं। तो तालमेल पूर्वक जीना ही व्यवस्था है, उसको प्रमाणित करना। मेरा और मेरे भाई बहन के साथ मेरा संबंध कैसा है, क्या मैं अनिश्चित मेरा आचरण है क्या,
कभी मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ, कभी नहीं नाराज हो जाती हूँ, कभी प्यार से बात करती हूँ। तो मेरा आचरण अनिश्चित है। तो यहाँ पर मैं कभी सुखी, कभी दुखी खुद भी होते रहूँगी और दूसरों को भी करते रहूँगी। तो ये इस तरह से मेरा आचरण से पता चल रहा है कि मैं सुख को प्रमाणित कहाँ कर पा रही हूँ। सुखी इंसान हमेशा, हर समय, हर क्षण एक जैसा रहता है। वो कसी कभी किसी से कोई भी प्रभावित होता ही नहीं है। अप्रभावित वाली स्थिति को बोलते हैं सुख। तो मैं एकदम बिल्कुल मध्यस्थ हूँ, सुखी हूँ। उसका मतलब मैं नहीं तो किसी के तेज बोलने से नाराज हो रही हूँ, नहीं किसी के एकदम ज्यादा उसमें, मतलब मैं सब में भी प्रभावित नहीं हूँ, विषम में भी प्रभावित नहीं हूँ। ऐसी स्थिति को पा गई हूँ। तो ये परिवार में भी कैसे दिखेगा, सबके साथ जीने में दिखेगा। तो जीना ही, तालमेल पूर्वक जीना ही व्यवस्था है। संबंधों के साथ, परिवार में कौन है, संबंध है। संबंधों के साथ ही जीना ही व्यवस्था है। तो मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा। परिवार व्यवस्था के बाद समाज व्यवस्था आ गया, इसमें समाज के साथ कैसे जीती हूँ, है ना, ऐसे करके। तो मानव समझकर व्यवस्था को प्रमाणित करेगा। इसी तरह से हमारी परिवार व्यवस्था से समाज व्यवस्था से अखंड समाज व्यवस्था इसी तरह से प्रमाणित होते जाएगा आगे से आगे। ठीक जी। है दीदी। हाँ हाँ जी और दीदी। कुछ। हाँ आगे ये बढ़ते उसके हैं बाद है पेज 8 में, पेज 8 में। ये कार्य व्यवहार को सूत्रित करना, जागृत मानव का कार्य व्यवहार को सूत्रित करना, हाँ व्याख्यायित करना, यही संविधान है। हाँ हाँ और इसके बाद है हाँ। शाप ताप इसमें क्या। पाप, हाँ। तीनों ध्वस्त होते हैं। हम्म, जिस क्षण हम इस कदम बढ़ाते हम्म, हैं, शाप ताप पाप तीनों ध्वस्त होते हम्म, हैं। इसको एक्सप्लेन करना। हम्म, ठीक बात है। बहुत सुंदर। तो इसमें जो लिखा है, मानवता जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप है। तो मानवता, अभी हम जैसे कहीं जाते हैं, अभी जैसे टीवी में न्यूज वगैरह देखते हैं कि पुलिस वाले किसी को डंडा ही डंडा से पिटाई लगा रहे हैं, है ना, जो भी हो, वो देख के कैसा लगता है, वो कैसे अमानवीय, है ना, अमानवीय इनका क्रियाकलाप है। तो ऐसा लगता है कि क्या पुलिस वाले होकर के ऐसा मार रहे हैं, ऐसा देख के लगता ही है। तो इस तरह से अपन भ्रमित मानव को सब हम देखते ही है और लगते हैं कि क्या ये कार्य व्यवहार है, ठीक होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। तो जो सही कार्य व्यवहार का जो स्वरूप है, जागृत मानव का जो कार्य व्यवहार है, जो मानव जागृत होगा वो तो ऐसा अन्याय वाला काम तो करेगा ही नहीं। तो जागृत मानव का कार्य व्यवहार का स्वरूप को ही मानवता कहेंगे। ठीक है। तो जो संविधान में क्या लिखा है, सब मानव कैसे होंगे, है ना, कैसे कार्य व्यवहार करेंगे, उसी का सारा कुछ संविधान में लिखा हुआ है। तो उस कार्य व्यवहार को जब हम सूत्रित करते हैं, है ना, सूत्रित करते कि सूत्र के रूप में सब लिखा हुआ है उसमें। तो कार्य व्यवहार को जब हम सूत्रित करते हैं, व्यवहार में व्याख्यात करते हैं और व्यवहार में उसको व्याख्यात करते हैं, उसका फिर व्याख्या करेंगे कि ये सूत्र लिखा है, इसका व्याख्या क्या हो। जैसे कि अपन सपोज ले लिए, एकाधिक सूत्र रूप में कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। तो इसको भी समझते हैं। अब ये तो सूत्र हो गया, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व मतलब कि मैं जो हूँ वो मैं अकेली हूँ, तो कोई चीज हूँ क्या, अकेली कोई वस्तु हूँ क्या, नहीं। मैं जीवन और शरीर का संयुक्त रूप हूँ। तो अस्तित्व ही सह अस्तित्व समझ में आता है कि मैं अकेले कोई वस्तु नहीं हूँ। अब मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। मेरे को परिवार चाहिए। मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ, मुझे शेयरिंग के लिए परिवार चाहिए। मेरा तबीयत खराब होता है, कुछ होता है या मैं परेशान होती हूँ, तो मुझे परिवार चाहिए। तो मैं, मेरा अस्तित्व मेरे अपने में नहीं है, में नहीं है। मेरा अस्तित्व सबके साथ है। तो अस्तित्व ही अस्तित्व सबके साथ ही हमारा अस्तित्व है। ये बात की समझ होना ही, ये मतलब ये अर्थ में बताया। तो अस्तित्व ही अस्तित्व एक सूत्र हो गया और ये मैंने उसका आपको अर्थ बताया, उसको व्याख्यायित किया। तो इसी तरह से सारे सूत्रों को जो मानव के लिए उचित है, एक मानवता के लिए उचित है, उसको सारे सूत्रित कर रखा गया है। उसको ही तो हम संविधान कहते हैं। इसी को समाज शास्त्र कहते हैं। समाज में कैसे जीना है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना है। परिवार में कैसे जीना है, मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना है। अखंड समाज में जीना है, मानवीयतापूर्ण आचरण से जीना है। व्यक्ति का कार्य जो है, इसको मानवता नाम दिया। इसी को सूत्रित विधि से लिया गया है, उसको हम संविधान कहते हैं। पूरे देश का संविधान, पूरे विश्व का संविधान बनेगा।
अगर इसको अगर लिखा गया है कहीं पर। तो संविधान के उसमें बाबा जी ने बुक लिखी ही है। संविधान जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें सारी सूत्र है और सूत्र की व्याख्या भी है। ठीक है मधु दीदी। आवाज थोड़ी सी कट के आ रही थी आपकी लास्ट लास्ट में, तो हो ओ, सकता है कि, तो अगर मेरी आवाज आ पा रही है क्या? आपकी तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। हेलो। अभी आपकी हम्म, भी आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही हाँ है। हाँ हाँ। हाँ तो मधु दीदी आपको, हाँ मधु दीदी जी को तो दीदी। क्लियर हो गया होगा। हाँ क्लियर हुआ ना। हाँ हाँ जी दीदी। ठीक है दीदी। हाँ इसमें अब बस मैं आगे कौन सा बोले थे आप? इसमें बस मैं एक हाँ बात जोड़ना चाह जोड़। रही थी सुचित्रा बहन जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि जो कार्य व्यवहार को हम सूत्रित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, तो जो सुचित्रा बहन जी ने बताया कि अस्तित्व में कोई नियम है ही सूत्र रूप में, उसको जब मनुष्य अपने जीने में लाता है तो जीने की जो निरंतरता है, पूरे चारों अवस्थाओं के साथ जो जीने की निरंतरता है, उसको कह रहे हैं व्याख्या। जी तो जब जागृत ठीक व्यक्ति की बात है। बात कर रहे हैं, उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य, कार्य का मतलब है जो मनुष्य को छोड़ के तीनों अवस्थाओं के साथ में मनुष्य करता है, उसको कह रहे हैं कार्य। तो मनुष्य का, जो जागृत मनुष्य है, उसका कार्य आवर्तनशील विधि से है। अगर वो खेती भी कर रहा है तो आवर्तनशील विधि से, अगर वो साबुन भी बना रहा है तो आवर्तनशील विधि से। तो ये सूत्र जो अस्तित्व में है ही, आवर्तनशीलता, इस सूत्र को मनुष्य अपने जीने में ला रहा है, उसको कह रहे हैं व्याख्यायित होना। जी दूसरी बात है दीदी। व्यवहार की। जी। वो आवर्तनशील कार्य को एक्सप्लेन करेंगे, आवर्तनशील कार्य कैसे कर रहा है वो, मतलब उसको जैसे अभी आवर्तनशील हम, बोल रहे हैं। हाँ जी, आवर्तनशीलता जैसे अपन बोलते हैं ना, राउंड द विकेट, जहां से शुरू करे वहां तक खत्म होना, एक राउंड पूरा करना, उसको हम बोलते हैं आवर्तन। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कृषि कर रहे हैं, और कृषि के लिए आप हर बार बीज से मार्केट से बीज खरीद रहे हैं। ठीक है। और आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं जो कि अननेचुरल है। तो ये क्या हुआ, हम धरती के साथ में एक आवर्तनशीलता को नहीं पहचान पाए। हमने जी ऐसे धरती का शोषण कर दिया। और आवर्तनशीलता का मतलब, आपने धरती में बीज लगाया, धरती 100 बीज देती ही है, उस 100 बीजों का आपने जी वापस से संरक्षण किया, और जब मौसम आया तो वापस आपने बीज लगाया। तो क्या हुआ, ये जी आवर्तनशील विधि से आपने खेती की। अब आपको खेती के लिए खाद भी चाहिए, तो गोबर, जी। हमेशा गाय गोबर करती ही है, आपको खाद मार्केट से हम्म, खरीदने की जरूरत ही नहीं। आपने जी गोबर, है ना, गाय को पालन पोषण किया, वो गोबर देती है, जी गोबर को आपने उपयोग किया खेतों में, खेतों से जी फिर आपको अनाज मिला, अनाज को आपने फिर गाय को खिलाया, गाय फिर गोबर करी, गोबर को आपने फिर खेतों में डाला। यह है आवर्तनशीलता। इसी को कहते हैं बहुत स्वायत्त सुंदर। मानव। जी कुछ ठीक बात स्पष्ट है। हो पाया? हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर। तो इसी आवर्तनशीलता को मनुष्य नहीं पहचाना है, इसी का नाम है मार्केट। है ना, हम सब मार्केट हम्म, के चारों ओर इर्द गिर्द हो गए। बीज के लिए मार्केट जाएंगे, पानी के लिए मार्केट जाएंगे, जबकि सब हम्म, चीज प्रकृति हमको गिफ्ट रूप में, उपहार रूप में दे ही रही है। बस उसको संरक्षण, सुरक्षा और सदुपयोग ये मनुष्य अभी नहीं सीख पाया है, और इसीलिए परेशान भी रहता है। फिर हमारा कार्य सारा शोषण में जाता है। जी जी। जी दीदी। और इसके बाद है वो शाप ताप और पाप से मुक्त होना, मतलब वो तीनों ध्वस्त होते हैं जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं। हम्म। मतलब हम जागृत होने से पहले ही जब उस तरफ जा रहे हैं, उस पहले कदम पर ही ये तीनों हाँ जी। का, हाँ वो तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सुचित्रा बहन जी, आप बताओगे? बताओ ना, आप बताओ। बताओ, अच्छा आप जोड़ देना, है ना फिर। अच्छा ठीक है, मैं जोड़ती हूँ ना, बताओ। हाँ। तो ये बाबा जी बात कर रहे हैं, जिस क्षण
मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में हो गया कि समझदारी ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, जागृति ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस समय, जिस क्षण आप में, स्वयं में, जीवन में, विचार में ये जैसे ही स्थापित हुआ तो होता क्या है, शाप क्या चीज होता है, मैं आपको श्राप दे दूंगा। मतलब दूसरों के द्वारा जो हमारा अपमान हुआ है उससे हम कितने परेशान रहते, हम हमेशा उसी से ज्यादा परेशान रहते कि दूसरा मेरा अपमान कर दिया। तो जिस क्षण आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जागृति हो जाएगा ना, उस क्षण दूसरे की अयोग्यता से अप्रभावित रहना आप शुरू कर देंगे। दूसरों की अयोग्यता कभी प्रभावित नहीं करती, दूसरों की श्रेष्ठता का आप सम्मान करना शुरू कर देंगे। ये है श्राप। तो दूसरे जो हमारा अपमान करते हैं, है ना, वो मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको दिखेगा ही नहीं। ये है पहला, तो इससे मुक्त हो गए। दूसरा है ताप। ताप क्या चीज है, अपनी ही विचारों की पीड़ा। अरे मैंने गलत क्यों सोच लिया, अरे मैंने गलत क्यों कर लिया, ओहो मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, अपने में ही जलते रहना। जो हम बोलते हैं ना, क्यों इतना जल रहे हो भाई, तो अपने ही विचारों के अंतर्द्वंद में कुछ सोचा, कुछ किया, कुछ, फिर अपने में ही जल रहे हैं, अपनी ही गलती से पीड़ा में। तो भूत की पीड़ा या तो भविष्य की चिंता, यही सारी है जिसमें हम जलते रहते हैं। तो जिस क्षण आपको ये लगा कि समझना ही मेरा एकमात्र प्रायोरिटी है, समझना ही सुख है, तो भूत की पीड़ा, जलन, ये सब से मुक्त हो जाते हैं। आपको लगने लगेगा ये सब तो अवसर था, मेरे साथ अगर ये नहीं हुआ होता तो ये प्रवृत्ति में हिल ही नहीं सकती थी। वो सब अवसर रूप में दिखने लगती है। जितनी दुर्घटनाएं हमें जलाती हैं, पीड़ा देती हैं, वो सब अवसर रूप में दिखने लगती है, लगता है मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आखिरी है पाप, कि जो अभी जो है ना, एक मुझसे पाप हो गया, अभी ना तो हमें सही का पता है ना गलत का पता है। मान लीजिए किसी ने रिश्वतखोरी कर दी, उसे लगेगा मैंने तो पाप कर दिया। और हम किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए ईमानदार हो रहे हैं जो पता नहीं खुद ईमानदार है कि नहीं है। हम अपना पूरा समय एक ऐसी नौकरी में बिताते हैं, एक ऐसी पार्टी में बिताते हैं, और हम कहते हैं हम ईमानदार हैं। तो असल में ना हमें पाप का पता है ना पुण्य का पता है, पर अपने ही विचार बंधन में, अपने ही इच्छा बंधन में हम जो कुछ करते हैं उसको ऐसे मान लेते हैं कि ये पाप है। और जैसे हम अस्तित्व को समझते जाते हैं तो पता चलता है कि अस्तित्व में नित्य शुभ ही शुभ है, पाप नाम की कोई चीज होती नहीं। हर मनुष्य समझना ही चाहता है, भ्रम की स्थिति में नासमझ होता है, तो गलती से ही गलती होती है। समझा होता तो जानबूझकर गलती होती नहीं। तो जागृति क्रम में आते साथ शाप, ताप और पाप, ये जलन, ये कष्ट, दूसरों से मेरा अपमान होना, इस सब से मुक्ति मिल जाती है। क्या स्पष्ट हो ठीक है, पाया दीदी? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। ठीक बात है। ठीक बात है दीदी, हाँ हेलो दीदी, बढ़िया है, इसके बहुत जस्ट ऊपर में सुंदर। लिखा हुआ है सांप और आशीर्वाद के बीच कराहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों करोड़ है। तो ये आशीर्वाद वाला वर्ड से एक बार आशीर्वाद थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देंगे। आशीर्वाद सांप से तो ठीक है, समझ आता है कि दूसरे से दिया गया अपमान से जो पीड़ा होता है, लेकिन जो आशीर्वाद से कोई कैसे कराहता है? सुचित्रा बहन जी, आप बता कौन दें। सा है? हाँ, एक मिनट, कहाँ पर है पेज नंबर? ये शाप्ताप से ऊपर वाली लाइन है, वो पेज नंबर 8 ही है दीदी। 8 में? पेज नंबर 8 में, हाँ, शाप्ताप वाली लाइन के वो ऊपर सुचित्रा है। बहन जी, ना बर्फ को पत्थर बनाना है ना शाप और पत्थर को पानी बनाना है, उसके उसी नीचे, में हाँ नीचे शाप और आशीर्वाद के बीच कराहता हुआ आदमी आज भी करोड़ों करोड़ों है। हाँ, शाप और अनुग्रह के बीच। अनुग्रह भी है, आशीर्वाद भी है। तो आशीर्वाद कि हमको आशीर्वाद मिला है कि तुम सदा सुखी रहो, ठीक है, पर हम सदा सुखी कहाँ रह पाते हैं, है ना, उसके बाद भी कराहते ही हैं, दीदी आपका आवाज नहीं ठीक आ है। रहा है। और आवाज हेलो, कट रही सुचित्रा बहन जी।
एक मिनट। अभी हेलो। अभी मैं बोल दूं? ठीक है, समय को देखते हुए हाँ, मैं रख दे रही हूँ। अब आवाज आ रही है तरुण भाई? हेलो, आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। आ रही है। अच्छा, तो इसके ऊपर से हमें देखना पड़ेगा कि हेलो। अस्तित्व में न कोई सिद्धि है। हाँ सुचित्रा बहन जी, हाँ, आवाज आ रही पूनम बहन जी? आ रही है। हेलो। हाँ, आवाज एकदम स्पष्ट है बहन जी, आप रखिए। अच्छा, ठीक है, मेरा ही स्पीकर ऑफ हो गया था। तो ये बात है इसमें कि सांप से भी अपन करा ही रहे, जैसे कि मान लो कि अ, हम किसी गरीब के घर जन्म ले लिए, ठीक है, जहाँ पे हमको भी डेली का अपन को रोजी रोटी का भी सवाल है कि हमको डेली मेहनत करनी पड़ती, तब जाके हमको खाना मिलता है। तो एक प्रकार से हम संघर्ष करते हुए अपना दिन को गुजार रहे हैं। एक तो वो भी लगता है पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे, एक तो वैसे ही मानव मानव कराता हुआ मिलेगा। दूसरा, आशीर्वाद मिलने की तुम सदा सुखी रहो। सदा सुखी रहो भी जैसे आशीर्वाद मिलता है, तो आशीर्वाद में भी मिलने के बाद भी कहाँ हम सुखी रह पाते हैं। हम तो परेशान रहते ही हैं, किसी न किसी के अपमान करने से, किसी के बुरा भला कहने से, कोई कुछ गड़बड़ कर देता है उससे भी, कुछ हमारे से भी गलती हो जाती है उससे भी। तो हम तो परेशान रहते ही हैं, सुखी दुखी तो हम होते ही रहते हैं। तो हम तो हमेशा कराते ही रहते हैं। इसी को लिखा हुआ है कि आशीर्वाद और श्राप के बीच में कराता हूँ मानो। ठीक है बेटा? ठीक है दीदी। तो है ना, जो बहुत सारी आशीर्वाद रहता है वो आशा रूप में ही तो रहता है दीदी, की मतलब आप अपने पे विश्वास रखो कि सब चीज ठीक होगा, तो आशीर्वाद तो आशा हाँ, रूप में ही आशा रूप में रहता है। ठीक हाँ। बात है। इसमें तो इसमें इसमें ना, कराते ही रहते हैं। हेलो। हेलो, हाँ, मैं एक बात कहना चाह रही थी इसमें सुचित्रा बहन जी, हम्म। कि जो शाप और आशीर्वाद है, इसमें इसमें हम्म। जो आशीर्वाद वाला भाग है कि अगर भगवान की दया हो गई तो कुछ अच्छा काम हो जाएगा, है ना। मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है, भाग्य अच्छा होता तो मेरी भी किस्मत चमक जाती। तो हम अपने अच्छे के लिए हमेशा दूसरे पे, किसी भगवान पे डिपेंडेंट है, या हमारे बॉस पे डिपेंडेंट है, या फिर किसी और पर। किसी का आशीर्वाद रहा तो ही मेरी किस्मत चमक सकती है, मेरे पे तो कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। एक तो ये है, इसीलिए कराहते ठीक रहते बात हैं, है। है ना, दे दो बाबा, दे दो बाबा, कोई तो कृपा कर दो, किसी की तो कृपा हो जाए। तो कृपा, हम्म। अपने पे विश्वास कम करके किसी देवी देवता पे विश्वास करना, या किसी ऐसे व्यक्ति पर हम्म। विश्वास करना जिसका खुद पे विश्वास नहीं है। हम्म। दूसरा है शाप। ठीक बात। शाप का मतलब है कि अपना, जो हम परिचय शिविर में अक्सर सुनते हैं कि किसी ने, आपने अच्छा कपड़ा पहना, किसी ने मुड़कर नहीं देखा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, कराहते रह जाते हैं कितना अच्छा कपड़ा पहने तो भी। आपका 90% मार्क्स आ गया है और दूसरे का 92% आ जाए, ऐसा लगता है हमें किसी ने शापित कर दिया। तो हमेशा ये शाप का मतलब है दीनहीन की स्थिति बनते हुए। मनुष्य कैसा है? मनुष्य है अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न, मतलब सब कुछ को समझने वाला, सब कुछ को जानने वाला, सब कुछ करने वाला। पर क्या है, ऐसा लगता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, काश मेरा भी ऐसा कुछ होता लक, है ना। ये जो चीजें हैं अपने ही द्वारा शापित हैं और दूसरे के आशीर्वाद पर डिपेंडेंट है, इसीलिए पूरी जिंदगी निकल जाती, कराते ही रह जाते। ठीक बात है। मेरे ख्याल से भी तो हो गया होगा। हाँ, सर उनका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इससे तो ठीक है बढ़िया दीदी। एक तो हाँ, बढ़िया। और भी बेटा 2-3 बार पढ़ने से और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसमें जो अभी मधु दीदी का जो क्वेश्चन था उसमें भी एक सूत्र बताया करते हैं, जैसे सोमवे के शिविर में, कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना अयोग्यता है। ये बात उसमें जुड़ती है जो आप अभी रखे थे, शाप वाला पार्ट को, और जो आप रखे थे कि ताप वाला पार्ट, उसमें क्या है, स्वयं
अपराध बोध से, स्वयं के अपराध बोध से मुक्त होना भी जागृति का एक लक्षण है। तो स्वयं का भी हम बहुत अपराध, बाकी तो कोई कम हमको बोल रहा है, हम अपने आप में इतना सोच सोच के अपने आप को अपराधी बना लेते हैं और कुंठित होते जाते हैं। तो यह भी एक प्रकार का ताप ही है। तो इससे भी मुक्त हो जाते हैं जब हम जागृति के लिए कदम बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा। और गलती से ही गलती होती है, क्योंकि बिल्कुल सही है कि हम, हमारी गलती, जैसे कि इसमें मैथ का एग्जाम्पल कितना सुंदर लिया है, जब हम गणित को 1000 बार गलत किए रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमको सही करना आ जाता है फिर हमारे से गलती होती ही नहीं। एक एग्जाम्पल लेके बाबा जी ने इसको दिया है। तो सच बात है। अभी एक मेरी, हम लोग की साथ में क्लास में टीचर पढ़ाती है, अध्यापिका जी, सालू दीदी का नाम सुने होंगे। सालू दीदी ने अपनी बात शेयर की थी मेरे से, उसको एग्जाम्पल के रूप में रखती हूँ कि जब बच्चों को, हम सभी तो हम बच्चों को सही सिखा रहे हैं, शुरू से ही, बचपन से ही, नर्सरी क्लास से शुरू कर रहे हैं सही देना, ताकि उसके मस्तिष्क में सही का चित्रण हो जाए, उसके आधार पे वो अब सही गलत को पहचानेगा। तो अभी सारू दीदी से शेयर हुआ था बात, तो बताने कि बच्चे को अपोजिट वर्ड को अपोजिट नेम में कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाने को सिखा रही थी हिंदी में। तो उन्होंने बालिका ऐसा करके बालक को बालिका बना के वाक्य बनाओ, ऐसा था। तो बहुत अच्छा शेयरिंग की थी, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ उसी में। तो वो बच्चा शुरू से ही हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है, तो कितने अच्छे से उनके स्मरण में ये चीज बैठ जाता है बच्चों के। देख लो कि बच्चे में एक वर्ड आया था नौकर, है ना, तो नौकर का होगा नौकरानी। तो वो बच्चा गया अध्यापिका जी के पास और बोला कि ये अध्यापिका जी, ये जो शब्द है ना, ये तो बिल्कुल निरर्थक शब्द है। वो अभी क्लास शायद क्लास 5 में था। ऐसा बना लो कि नौकरानी निरर्थक शब्द है, ऐसा करके आप सेंटेंस बना लो। नौकरानी शब्द एक निरर्थक शब्द है। तो वो बेटा जी बोलते हैं कि ये शब्द तो न तो बोलने योग्य है, न तो लिखने योग्य है, न तो सोचने में के योग्य है। न तो इसको सोचना ठीक है, न तो बोलना ठीक है, न तो लिखना ठीक है। अध्यापक जी क्या उनको वर्ड को हटाते हैं? इस चीज ठीक है। अब अगर बच्चे के अंदर ये शब्द चला गया है, समझ में आ गया है, तो बच्चा कभी किसी को गुलाम कैसे बना सकता है? नहीं, किसी को गुलामी करेगा, क्योंकि वो सब। तो ये इस बात है। तो ऐसी चीज को गलती करना होगा नहीं, अगर जागृति की ओर स्टेप उठा रहे हैं अंदर हम अभी से समझ में, तो चाह के भी हम गलती नहीं कर सकते। इसी बात को बाबा जी कहना चाह रहे हैं। तो बढ़िया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वैसे 9 बज गया है। लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, पेज नंबर 7। दीदी पेज नंबर 9 में है। पेज नंबर 9। हाँ, जी कौन सा है? दीदी, ये है व्यापक वस्तु से अस्तित्व का प्रावधान नहीं है अलग होने का, और अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। ठीक बात है। अस्तित्व में जिसका आप इसको उल्टा प्रावधान भी करके नहीं सोच है। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और दीदी जैसे कि आप शिविर में इसी से, हाँ हाँ दीदी बताओ। शिविर में एक शेयरिंग इसके साथ हुई कि जो हमारी कल्पना में नहीं आता वो अस्तित्व में नहीं होता, और अस्तित्व में भी जो कुछ होता है वही कल्पना में आ सकता है। क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है ऐसा। आप एक भी वस्तु जो भी देखोगे, जितने भी डिजाइन बने हुए हैं, सब अस्तित्व में पहले से है ही। कोई भी एक चीज कल्पना बताओ जो अस्तित्व में नहीं है और हमने उसका डिजाइन बनाया, चाहे जो कहानी भी हो, जैसे परी की कहानी भी लिखते हैं, तो परी भी कैसे कल्पना करते हैं, पंख है परी का तो तितलियों से लिया है, चिड़ियों से लिया है। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है, आप एक भी कल्पना आप देखोगे, चेक कर अपने में आप खुद चेक कर सकते हैं इसको। हम अपने में जांच के देख ही सकते हैं कि ऐसा कोई नहीं, भी कल्पना नहीं है हमारा जो अस्तित्व में पहले से नहीं है। लेकिन मानव जो कल्पनाएं करता है और उसे इमेजेस में, मूवीज में उतारता है कल्पनाओं को, वो तो अस्तित्व सहज लगती ही नहीं है कि हम्म। अस्तित्व में ऐसा होता होगा। इतना कुछ दिखाता है, इतनी वायलेंस और अस्तित्व, अजीब अजीब चीजें, तो वो कल्पना में ही तो हाँ गलत आती है। गलत कल्पना कर देते हैं। हाँ, कल्पना नहीं आती, पर जो है उसी की कल्पना होती है। जो है उसी की कल्पना होती है। एक भी एक बताओ कि जिस जो नहीं है उसकी कल्पना हुई हो।
आप खुद इसको बताइए, एक भी बताओ कि जो नहीं है और कल्पना हुई है, एक भी। ये जैसे कि दीदी हैरी पॉटर जो है वो है नहीं, पर फिर भी अपन कल्पना में एक ऐसा कर सकते हैं कि एक जादुई महल है और मतलब एक बड़ी सी कोई एक जादुई स्कूल है जहाँ पे जादू सिखाते हैं, पर एक्चुअली अस्तित्व में ऐसा कुछ दिखता नहीं। हाँ भैया, बहुत सारा मतलब इतना कुछ ये सब रहता है अभी। जो लगता है ये सब तो होता नहीं है, लेकिन अननेचुरल ही वो लोग प्रेजेंट करते हैं सब, ऐसा लगता है। तो जो जादुई जो महल दिखाते हैं, तो महल तो है, होता है, मतलब जो चीज दिखा रहे हैं घर तो होता ही है, उसमें जो चीज दिखाया जा रहा है वो सब चीज होता है ना। आप और क्या चीज दिखाते हैं उसमें? जो महल एक्शन, मतलब घर, अपने घर की कल्पना की है तो घर भी। नहीं बहुत सारा एक्शंस भी और बहुत सारी कल्पनाएं उसमें जो चित्रित किया रहता है वो एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। इतना बुरा और इतना वो सब भी दिखा देते हैं जो कि वैसा नहीं होता है, तो वो कल्पनाओं में क्यों आ जाता है ऐसा? मतलब इतनी इतनी गंदी कल्पना कैसे आ सकती है जो उन लोग सीधा उसको पिक्चराइज भी कर दें? ये बात सोच रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, इसमें ठीक है, सुचित्रा इसको बहन वैसे। जी, हाँ हाँ, एक बताओ तो बताओ। दो बातें यहाँ पे एक साथ हो गई हैं। तो प्रश्न जो किताब में है और जो उन्होंने शिविर में सुना है, ये दो अलग अलग बातें हैं। प्रश्न ये है, अस्तित्व में जिसका प्रावधान नहीं है, मानव उसे पैदा नहीं कर सकता। तो हाँ, अस्तित्व ये में जो भी है और चीज वो भी। है ही, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। हाँ, आ रही है, आ अस्तित्व रही है, आ रही में जिसका प्रावधान है ना, परमाणु से लेकर पूरी धरती और अस्तित्व में जितनी भी धरतियां हैं, जिसका प्रावधान है, मनुष्य उसी को ही पैदा कर सकता है। ये वाला क्लियर हुआ है आपको? जी दीदी। ये वाला क्लियर है ना? हाँ हाँ। अब अब ये जो बात हो रही है कल्पना की, एक भ्रमित कल्पना है और एक अस्तित्व मूलक कल्पना है। जी। ठीक है, तो आज हाँ। भ्रमित मनुष्य ने तो एटम बम भी बना दिया, और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं पिक्चरों की, तो एक भ्रमित कल्पनाएं तो बहुत सारी हैं ही, हाँ है ना? ठीक है, पर हो वो सकती है। हाँ भ्रमित कल्पना में भी अस्तित्व का पुट है कि नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। हाँ उस जादुई पूरे वातावरण में भी अस्तित्व को, ब्रह्मांड को छोड़कर क्या ऐसी कोई कल्पना की जा रही है क्या? अस्तित्व का पुट है ना उस कल्पना में, हाँ जी दीदी। है ना? तो यहाँ पे दो बात अपन कर रहे हैं, एक तो भ्रमित कल्पना और एक सत्य जिसमें संपृक्त है उस कल्पना को। जब मनुष्य समझा नहीं रहता तो ऐसी भ्रमित कल्पनाएं करता है, जैसे कि मरमेड्स हैं, है ना? हाँ हाँ दीदी। मरमेड्स है, या फिर और भी चीजें हैं जिसमें आधा मनुष्य दिखता है आधा घोड़ा दिखता है। हाँ दीदी। ऐसे भी पिक्चरें बनती हैं। तो जब हम हाँ वही देखते हैं वही ना सब कि, पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो जब हम देखते हैं कि जीवावस्था से मनुष्य जो आया है ना, आगे की किताबों में आप लोग इसको पढ़ेंगे कि जिस जी। तरीके से स्वेदज से अंडज आया है, अंडज से पिंडज आया है, तो उसी तरीके से पिंडज में भी बहुत सारा एक क्रम है। तो डायरेक्ट जीवावस्था से ज्ञानावस्था नहीं आएंगे, उसके बीच एक क्रम है। तो हो सकता है जी बंदर से आया है, कहीं मछली से आया है, कहीं है ना भालू से आया है, तो वो भी पूरा का पूरा मानव शरीर आ गया, ऐसे तो नहीं होगा। जी। हो सकता है धीरे धीरे मनुष्य का शरीर बना हो, तो उस तरीके से आया हो, ठीक है। है ना? तो भ्रमित कल्पना हाँ में भी एटम बम भी मनुष्य बनाया, तो वो अस्तित्व से ही लिया, वो मटेरियल भी, वो डिजाइन भी। उसका हाँ, गलत दुरुपयोग हुआ, ये गलत चीज है। वो भ्रमित मानसिकता के कारण हो गया, लेकिन कनेक्ट हो रहा है अभी। ठीक है। कनेक्ट, हाँ, कनेक्शन इसमें बस यही है, अस्तित्व की वास्तविकताओं को छोड़कर कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती। जी ठीक है जी। डिजाइन हाँ। तो बिल्कुल अस्तित्व से देखकर ही लेगा वो, जो हम्म। डिजाइन बनाएगा वो अस्तित्व से ही लेगा। जी। और अभी तो हमें ब्रह्मांड की पूरी वास्तविकताओं को ज्ञान भी नहीं है। हाँ, पता भी नहीं है। हाँ,
वो मतलब जितना एक देखा सुना रहता है उसके अकॉर्डिंग भ्रमित मानसिकता में कुछ यूज कर लेते हैं। हम्म, ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। तो आगे की बात कैसे करें पूनम बहन जी? आगे अपन 5 पेज का आज रखें फिर? आज यहीं पे रोकते हैं सुचित्रा बहन जी। हाँ, कि अब भी बहुत सारे क्वेश्चन उनके सबके आंसर करना ही है, तो एक बार ऐसा करते हैं 5 पेज रखते हैं नेक्स्ट टाइम, और व्हाट्सएप में कर सकते हैं कि आंसर कुछ के, ऐसे भी अपन सोच रहे थे एक बार। हाँ, ऐसे कर सकते हैं, जिनके हाँ दीदी। आंसर अपन दे सकते हैं, ना परिभाषा व्हाट्सएप में टाइप के होंगे वो दे देंगे। ठीक है, हाँ जी दीदी, तो ये कुछ थोड़े, आंसर व्हाट्सएप में कर दे। हाँ कुछ आंसर व्हाट्सएप में और कुछ वैसे मिला जुला के, तभी वो हो पाएगा। ठीक। कुछ मान लीजिए तो अपन ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन सबके आंसर हो जाएंगे तब हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जी कुछ आंसर हम व्हाट्सएप में कर देंगे, फिर भी क्लियर नहीं होगा तो फिर अपन ऑनलाइन करेंगे। हाँ जी दीदी। ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छे क्वेश्चन आप लोग उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत थैंक यू बढ़िया लग दी, रहा है। हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है दी, हाँ, फिर तो अभी चलिए, डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, सबको नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते दीदी।